नाज़रीन आदाब, इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान में अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस देश के दो झंडे नहीं है, तो अगर एक झंडा है तो एक हिंदुस्तान होना चाहिए। उसमें सब लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में सिर्फ अमीर लोग सपना देख सकते हैं। 15 लाख रुपए नहीं मिले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टा नोटबंदी कर दी और गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया। कहते हैं जो आपका था वो भी मुझे चाहिए। जो इन माताओं बहनों के घर में था पैसा, इनका बचा कर रखा था, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं रोजगार नहीं दूंगा, 15 लाख नहीं दूंगा, किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा, मगर जो आपके जेब में है, जो आपके घर में है, वो भी छीन के मैं नीरव मोदी को दे दूंगा। और आप देखिए पिछले 5 साल में जो भी गरीबों की मदद करने की योजनाएं थी, उनको नरेंद्र मोदी ने कमजोर किया। मनरेगा के बारे में भाषण किया पार्लियामेंट हाउस में, मैंने देखा किसानों को, गरीबों को, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, लाखों रुपए पहले निकाल के देने पड़ते हैं, किसी उद्योगपति को देने पड़ते हैं। कैंसर हुआ, दिल का दौरा पड़ा, जेब में पैसा नहीं है तो इलाज नहीं किया जा सकता नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में। और नोटबंदी से मुल्क की मईशत भले ही चौपट होकर रह गई हो, लेकिन इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को ही हुआ है। दिल्ली में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इल्जाम अपोजिशन की जानिब से लगाया गया। अपोजिशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी और दीगर जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटबंदी के नुकसानात पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। नोटबंदी से देश को कितना नुकसान हुआ, कितने हजारों छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग बंद हो गए, और कितने करोड़ों लोग, पहले तो अनुमान लगाया जाता था लाखों, लेकिन जो नई नई रिपोर्टें आती हैं उनके द्वारा अब तो करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, और कितने लोग लाइनों में कई कई हफ्ते खड़े होकर, छोटे बच्चे और जीडीपी को कितना नुकसान हुआ। तो कुल मिला के अगर हम कहेंगे कि नोटबंदी से देश बहुत पीछे चला गया, नोटबंदी से हमारा उद्योग बैठ गया, नोटबंदी से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। कानपुर लोकसभा टिकट के लिए कयासों का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कदावर लीडर और कानपुर से मौजूदा रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कानपुर या दीगर मुकामात से इलेक्शन लड़ने से ही मना कर दिया है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने खुद एक खत लिखकर इंतखाब न लड़ने की बात कही है। वाज़ेह है कि खत में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने यह भी जिक्र किया कि उन्हें ऊपर से इंतखाब नहीं लड़ने की हिदायत दी गई है। अब देखना बेहद दिलचस्प है कि बीजेपी कानपुर से आखिर अपने किस और लीडर को मैदान में उतारती है। डॉक्टर जोशी जी के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें डॉक्टर जोशी जी ने कहा है कि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय रामलाल जी ने उनसे कहा है कि वो कानपुर से या कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसी जानकारी उनके कार्यालय से दी गई है। तो मुझे लगता है हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, और जिस प्रकार हमारा सौभाग्य कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के रूप में हम सबको प्राप्त है, हम सब उनके साथ काम कर रहे हैं। जो भी संगठन का निर्देश होता है हम सब लोग उसको सराखों पर ले।
पटना साहब में दो बीजेपी लीडरों के हामी आपस में लड़ पड़े। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद पटना साहब पहुंचे और वहां उनके हामियों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। हुजूम में राज्यसभा रुकन आर.के. सिन्हा के हामी भी मौजूद थे, जिन्होंने रविशंकर प्रसाद की मुखालिफत की और बस फिर क्या था, दोनों हामियों के दरमियान झड़प देखने में आई। हालांकि पुलिस ने बरवक्त हालात पर काबू जरूर पा लिया। स्वाभाविक है, लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। पूरा देश नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और पटना साहब के एक एक मतदाता भाजपा की ऐतिहासिक विजय यहां कराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये तो बिखर गया, आप देख रहे हैं। कहां है यूपी में, कहां है बंगाल में, कहां है आंध्र प्रदेश में। रोज राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं ममता जी के खिलाफ और यहां भी हिल रहा है। क्या देश इससे चलेगा? एक धोखा है, फरेब है। स्वाभाविक है ना। 71 में आपकी दादी जी ने कहा था चुनाव गरीबी हटाओ, क्या हुआ? 55 साल कांग्रेस राज में रही। आज लाखों करोड़ से अधिक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हमारी सरकार दे रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या मध्य प्रदेश में माफ हुआ कर्ज? क्या कर्नाटका में माफ हुआ? क्या पंजाब में माफ हुआ? आपकी सरकार है। तो आप किसानों के बेनिफिट का जो हम भेज रहे हैं 12,000, उसको आप मानते नहीं। आप आयुष्मान भारत का सहयोग आपकी सरकारें करते नहीं। तो ये दिखावा है, छलावा है, फरेब है, धोखा है और देश की जनता वो जानती है। एक और अहम खबर, अदाकारा उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। जी हां, जराए के हवाले से खबर है कि शुमाली मुंबई लोकसभा सीट से अदाकारा उर्मिला को कांग्रेस टिकट दे सकती है। गोपाल शेट्टी से उर्मिला का मुकाबला हो सकता है। 2014 में यहां संजय निरुपम को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। चलिए एक और फिल्मी अदाकारा की बात कर लें। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयाप्रदा की, जो कि बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जयाप्रदा रामपुर से आजम खान के खिलाफ इंतखाब लड़ सकती हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद जया ने कहा कि मुल्क मोदी के हाथों में महफूज है। उन्होंने बीजेपी सदर अमित शाह का यहां शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि मेरे लिए ये फख्र की बात है कि मैं एक नेशनल पार्टी यानी एक कौमी पार्टी से जुड़ गई हूं और अब मैं आखिरी वक्त तक इस पार्टी के लिए काम करती रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। आज पहली बार नेशनल पार्टी में मुझे वो नेता, जो बहादुर नेता, उनके हाथ में इस देश को सुरक्षित एहसास करते हैं, वो नेता आदरणीय मोदी जी। उनके नेतृत्व में मुझे इस भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में मुझे काम करने का एक मौका मिला। मेरा जीवन में जो मुकाम पहुंचना था वो मैं अपने जीवन का समर्पित करते हुए हर पल इस पार्टी के लिए मैं काम करूंगी। धन्यवाद। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर्स की बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी है। महाराष्ट्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आजाद चुनावी रैलियों से खिताब करेंगे और फहरिस्त में प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल किया गया है, जबकि मुंबई कांग्रेस के सीनियर लीडर कृपाशंकर सिंह का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है। आज लोकसभा इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन रहा। दूसरे मरहले के तहत 18 अप्रैल को 13 रियासतों में 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले में किन किन रियासतों की कितनी सीटों पर वोटिंग होना है, ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 18 अप्रैल को होगी। इस मरहले में 13 रियासतों की कुल 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन रियासतों में दूसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे वो ये हैं: तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग होगी, महाराष्ट्र की 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उत्तर प्रदेश की 8 नशिस्तों पर हक रायदही का इस्तेमाल किया जाएगा,
बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं आसाम की 5 नशिस्तों पर वोटिंग होगी, जबकि ओडिशा की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरी तरफ मगरिबी बंगाल की 3 सीटों पर हक़ राय दही का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं त्रिपुरा की 1 सीट पर वोटिंग होगी। मणिपुर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे और पुडुचेरी की 1 सीट पर हक़ राय दही का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आम इंतखाबात से पहले कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेला। राहुल ने वादा कर लिया कि कांग्रेस की सरकार आने पर इंतहाई गरीब खानदानों को सालाना 72,000 रुपए, जी हां, सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। आम इंतखाबात से पहले राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक। शौक मत होना, अभी धमाका बटने जा रहा है। जीत के लिए राहुल की न्याय स्कीम। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। कांग्रेस का गरीबी हटाओ प्लान कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान से गरीबी को मिटाना है, खत्म करना है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 21वीं सदी में इस देश में गरीब लोग। जी हां, दावा गरीबी को हिंदुस्तान से मिटाने का, दावा ऐसी स्कीम का जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, दावा 25 करोड़ लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलने का, दावा हर गरीब के साथ इंसाफ होने का। इन्हीं दावों के साथ 2019 के आम इंतखाबात में कांग्रेस ने बड़ा दाव खेल दिया है। ऐसा दाव जो पार्टी को आम इंतखाबात में जीत दिलवा सकता है। पहले मरहले के इंतखाब से पहले कांग्रेस ने एक बड़ी स्कीम का ऐलान किया है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी के मुताबिक स्कीम के तहत 20% गरीब खानदानों के अकाउंट में हर साल सीधे 72,000 रुपए दिए जाएंगे। 72,000 रुपए सालाना इनकम। 20% गरीबों को होगा फायदा। 5 करोड़ खानदानों को होगा फायदा। 25 करोड़ लोगों को होगा फायदा। 3,60,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी के मुताबिक न्याय स्कीम मंसूबे का मकसद लोगों की गरीबी को दूर करना है। इसके तहत हर गरीब खानदान की माहाना आमदनी 12,000 रुपए तक पहुंचाई जाएगी। न्याय स्कीम कैसे करेगी काम? मिसाल के तौर पर अगर आपकी आमदनी 7,000 रुपए माहाना है तो फिर कांग्रेस सरकार की तरफ से आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आपकी माहाना आमदनी 2,000 रुपए है तो कांग्रेस की सरकार आपको 10,000 रुपए देकर 12,000 रुपए की कम से कम आमदनी में लाने का काम करेगी। अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए को पार कर जाती है तो आप इस स्कीम के हकदार नहीं होंगे। लेकिन अपोजिशन इस स्कीम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। न्याय स्कीम के पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। ऐसे में बैंक के पास ऑनलाइन तमाम जानकारियां होंगी। आसान जबान में समझे तो जिन लोगों की आमदनी माहाना 12,000 रुपए से कम है, उन्हें सरकार एक मोटी रकम की मदद देगी।
चुनावी माहौल में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर होता है ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर बीजेपी की फिक्र बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हल्का लोकसभा गुलबर्गा से बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस के बागी एमएलए का भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। रुकने असेंबली डॉक्टर उमेश जाधव ने असेंबली से रुकनीयत का इस्तीफा दे दिया है। इस पर बीजेपी ने कर्नाटक असेंबली स्पीकर रमेश कुमार पर दबाव बनाने का कांग्रेस पर इल्जाम लगाया। हल्का लोकसभा गुलबर्गा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर उमेश जाधव की कानूनी उलझनें अभी दूर नहीं हुई हैं। पीर को असेंबली स्पीकर आर रमेश कुमार की जानिब से तलब करदा ओपन हियरिंग बेनतीजा साबित हुई। मामले से जुड़े तमाम फरीकीन की समाअत के बाद स्पीकर आर रमेश कुमार ने कानूनी माहिरीन से मशावरत के बाद फैसला लेने की बात दोहराई है। मेरा विनती यह है कि रमेश कुमार जी, आप अपना जो भी निर्णय है आप लीजिए, कांग्रेस के दबाव में मत आइए। कांग्रेस आपको प्रेशर करके है ना वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट मत करो बोल के बोल रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, होने वाला तो कुछ भी नहीं है। हाँ 100% है ना, वो कुछ भी करते हैं तो भी हम कोर्ट से जाके या कुछ जो हम मतलब डॉक्टर उमेश जाधव ठहरने का 100% तैयार है। कांग्रेस ने भी असेंबली स्पीकर के रूबरू कहा है कि हाउस से डिस्क्वालीफाई की अर्ज़दाश्त पर समाअत मुकम्मल होने से कबल उमेश जाधव का इस्तीफा कबूल न किया जाए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। क्या आप सोचते हैं कि रमेश कुमार साहब के ऊपर हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? वो सब पढ़े हैं, वो उनको संविधान क्या है पता है, सब रूल्स क्या है पता है, लॉ के बारे में पता है, और स्पीकर रह चुके हैं, पहले भी स्पीकर रह चुके हैं, तो इनको पूरा हाउस कॉन्डक्ट कैसा करना, ये सब संदर्भ में क्या क्या करना, वो सब तो उनको पता ही है। तो ये जो हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो सब झूठ है, इट इज़ नॉट करेक्ट। हल्का लोकसभा गुलबर्गा से पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस केस का असर पार्लिमानी इंतखाबात पर नहीं पड़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। इंतखाबात के दौरान चंद लोग वोटिंग मशीनों के मुतालिक शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। इस तरह के शुकूक व शुबहात और खदशात को दूर करने के लिए बेंगलुरु में वोट डालने का अमली मुजाहरा भी यहाँ पेश किया गया। बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में वोटरों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट किस तरह काम करते हैं, वोट डालने के बाद कैसे अपने वोट की तस्दीक करें, अगर कोई शिकायत हो तो किस तरह से रुजू हो, इन तमाम बातों से वोटरों को वाकिफ करवाया गया। लोगों के अंदर अभी भी एक डाउट है कि भी ये जो हम लोग जिस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं उसका सही वोट जा रहा है या उसी के नाम में आ रहा है या कोई और गलत के कैंडिडेट के पास जा रहा है। तो ये चीज़ हमारे सामने आंखों के सामने क्लियर हो गई और ये साफ़ हो गया कि भी जो हम जिस कैंडिडेट को भी सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का नाम हम देख सकते हैं वीवीपैट के ज़रिए से। सो बिकॉज बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि भाई हमने फला को वोट किया था, किसी और को चला गया, बट दिस हैज़ क्लियर जो भी है हमारा वो जो डाउट था कि भाई हम किसी को वोट डाल रहे हैं किसी और को जा रहे हैं, ये क्लियर हो गया। इट्स ट्रांसपेरेंट। नहीं, इसमें शक कोई नहीं है, जिस पे हमने बटन दबाया उसी पे वोट पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमारा दिल मुत्तफिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले थोड़ा शक व शुबा था, अभी ये दिखाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा क्लियर है। बेंगलुरु नॉर्थ के डिप्टी कमिश्नर विजय शंकर और दीगर अफसरों ने वोटरों को जरूरी जानकारी फराहम की। सरकारी अफसरों ने कहा कि ईवीएम मुकम्मल शफाफियत के साथ काम करते हैं। We are having a demonstration of how the EVMs work and how these EVMs cannot be hacked in any manner whatsoever. And now we are also giving a demonstration to show how the VVPAT works. VVPAT is a machine which is called as Voter Verifiable Paper Audit Trail. This shows the voter that the vote has gone to the person to whom he has cast the vote. To aware voters to cast their vote, to strengthen democratic principles and to uphold Constitution of India, every voter has to cast his vote. बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 14 अजला में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर बेंगलुरु जिला इंतजामिया ने बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया था।
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि मुस्लिम हलकों में वोटिंग का औसतन फीसद इंतहाई कम और अक्सर इंतहाई अफसोसकुन होता है। यही हाल मुंब्रा जैसे मुस्लिम अक्सरियती शहर का भी है, जहां वोटिंग फीसद की कमी को लेकर मजबूर नहीं मजबूत बनो, वोट हमारा हक हमारी ताकत के तई एक बेदारी मुहिम का आगाज किया गया ताकि शहर का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सके। इस जलसे में मुख्तलिफ सियासी और समाजी लोगों ने शिरकत की और वोटिंग करने और अपने शहर का वोट का फीसद बढ़ाने पर जोर दिया। बेदारी का मतलब ये है कि हमारी जो परसेंटेज वोटिंग है जो होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो जब कम हमारी परसेंटेज होती है ना तो हमको लीडर भी उसी हिसाब से भाव देता है ना। तो हमारी जब परसेंटेज ऑफ वोटिंग जब बढ़ेगी, जब हम 1,45,000 में से 1,10,000 20,000 वोट डालेंगे तो हमारी वैल्यू हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बढ़ेगी। कहीं ना कहीं हमको माना जाएगा कि ये जागरूक कौम है। शहर को तो माना जाता है ना कि लगभग 10 लाख लोग रहते, लेकिन अगर 10 लाख के एवज में अगर 60,000 वोट गिरेंगे तो इस शहर को 10 लाख के नज़र से नहीं देखा जाएगा, इस शहर को 60,000 की नज़र से देखा जाएगा और आपको सहूलतें और जो फैसिलिटी है आपको 60,000 की मिलेगी। कर्नाटक के सीनियर जेडीएस लीडर वेंकटराव नाडेगौड़ा ने कहा कि रियासत के किसी भी जिले में जेडीएस और कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने नाइत्तेफाकी नहीं की है। उन्होंने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस के इत्तेहाद के बाद बीजेपी लीडर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। दोनों हलीफ जमातों के ताल्लुक से बीजेपी लीडर लोगों में गलतफहमियां फैला रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार बीवी नायक, एमएलसी बोस राजू के अलावा दोनों जमातों के सीनियर लीडर और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार बीवी नायक ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के इत्तेहाद का वाहिद मकसद फिरका परस्त जमात बीजेपी से मुल्क को निजात दिलाना है। चलिए गुजरात से भी खबर है। लोकसभा इलेक्शन से पहले गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक मैनिफेस्टो यानी मंशूर जारी किया और सियासी गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 14 मुतालबात को लेकर अपना मंशूर जारी किया। मंशूर में मुतालबा किया गया कि तमाम रियासतों में अक़लियती वजारत को तश्कील दिया जाए, बजट में अक़लियतों के लिए अलग से एक खास बजट मुख्तस करने, अक़लियतों की सियासी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए बाकायदा कानून बनाने जैसे 14 मुतालबात को इस मंशूर में जगह दी गई है। वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज जारी करते हुए एमएमसी के कन्वीनर मुजाहिद नफीस ने कहा कि हम अपने मुतालबात को लेकर सियासी पार्टियों से मुलाकात करने वाले हैं। अकोला में आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन रहा। कांग्रेस की हिदायत पटेल और वंचित अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान दोनों ही लीडरों ने जमकर एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया। इससे पहले पीर को बीजेपी के संजय धोत्रे ने पर्चा दाखिल किया था। वाज़ेह रहे कि नामजदगी वापस लेने की तारीख 29 मार्च है और इंतखाबात 18 अप्रैल को होना है। उंगली पर नीला निशान जमहूरियत में अवाम की ताकत की पहचान होता है और इसकी कीमत और अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। हम आपको दिखाते हैं हमारे बुलेटिन की ये खास रिपोर्ट। नीली रोशनाई उंगली पर लगवाते हैं, चलो आओ कि सरकार बनवाते हैं। उंगली पर लगा यही नीला निशान पहचान है जमहूरियत में आपकी असली ताकत की, बराबरी की, अपनी सरकार के बनने में अपनी हिस्सेदारी की। जमहूरियत की इस पहचान की अहमियत और रिवायत से तो हर कोई अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन इस नीली रोशनाई की असल कीमत के बारे में क्या आप जानते हैं? नहीं तो सुनिए अब की बार आम चुनाव में वोट करने वाले 90 करोड़ वोटरों के लिए 33 करोड़ की पक्की रोशनाई का ऑर्डर हुआ है। 33 करोड़ रुपए से नीली रोशनाई की 26 लाख बोतलों का ऑर्डर हुआ है। 2014 के मुकाबले इस बार 4.5 लाख बोतलें ज्यादा मंगाई जा रही हैं।
2009 के आम चुनाव में महज 12 करोड़ की पक्की रोशनाई मंगाई गई थी। हर पोलिंग बूथ पर पक्की रोशनाई की 2 बोतलें भेजने की रिवायत है। एक बोतल रोशनाई से 350 वोटरों की उंगली पर निशान लगाए जाते हैं। 33 करोड़ की रोशनाई मतलब हर वोटर पर करीब करीब 27 पैसे का खर्च आने वाला है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि नीली रोशनाई से उंगली पर डॉट की जगह लंबी लकीर खींचने की रिवायत कब से शुरू हुई और किस रियासत में सबसे ज्यादा रोशनाई खर्च होने वाली है। 2004 तक वोटरों की उंगली पर नीली रोशनाई से सिर्फ डॉट लगाए जाते थे। 2006 में इलेक्शन कमीशन ने डॉट की जगह लंबी लाइन खींचने की हिदायत दी। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।